क्योंकि मैंने पहले ही आपका इंट्रोडक्शन दिया, एक साधु से, एक कथावाचक से, एक सनातन के प्रवक्ता से, एक सनातन बोर्ड के पैरोकार से हमने थोड़ी देर पहले बात की। अब सत्ता में उपस्थित केंद्रीय मंत्री हैं आप, एसपी सिंह बघेल नाम है आपका, सभी बहुत प्रेम देते हैं। प्रेम का कारण है आपकी बेबाकी, क्योंकि जब सवाल होते हैं तो बेबाकी से जब जवाब आते हैं तो आनंद आता है, लोग सुनते हैं। तो बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए एसपी सिंह बघेल जी का, क्योंकि बात मैं कंटिन्यू करूंगा। ये जवाब सुन के गुरु जी यहां से प्रस्थान करेंगे, आपको कानपुर जाना है और 3 बजे कथा करनी, जो अभी नहीं हो पाएगी। 4 साढ़े 4 बज जाएंगे आपको आराम से। ऑनलाइन कर लेंगे, ऑनलाइन कर लेंगे, ऑप्शंस हैं। सर आपसे सवाल है, क्योंकि लगातार चारों तरफ पूरे देश में एक ही बात हो रही है कि हिंदू एक हो जाओ, हिंदू एक रहेगा तो कुछ होगा, बटोगे नहीं तो कटोगे। तो ये कहां से अचानक आ गया? सब कुछ तो ठीक चल रहा है। आप सरकारों पर आरोप लगाते थे कि यूपीए सरकार कहीं ना कहीं हिंदू को उपेक्षित करती है। अब तो पिछले 15 साल हो जाएंगे, मतलब 12 साल तो हो ही गए हैं, 11 साल हो गए हैं। 11 साल से आपकी सरकार है, भाजपा की सरकार है, साधु आपको मानता है, आपकी प्रवृत्ति को समझता है, आप उनकी प्रवृत्ति को समझते हैं। तो ये नारे अचानक कहां से आ गए कि कटोगे तो बटोगे या हिंदू एक हो जाओ? कहां जरूरत पड़ रही है? हिंदू राष्ट्र है भाई। हिंदू राष्ट्र कहाँ है? ये कहा है, बहुत लोगों ने कहा है। नहीं, अयोध्या में मैं आपको बताता हूं मैंने क्यों कहा ये। देखिए, राजनीति जो है ये अल्पकालीन धर्म है। मेरा धर्म ये भी है कि मैं विकास करूं, लेकिन धर्म है ये दीर्घकालीन राजनीति है। और जो आप सनातन वाली बात कर रहे हैं, घर में जब दो भाइयों में बंटवारा होता है तो भी कट जाते हैं वो आर्थिक रूप से। जो महिलाएं शादी होते ही सोचती हैं कि मेरा पति कमा रहा है, बाकी लोग खा रहे हैं, न्यारी होती हैं जैसे गांव में कहते हैं, तो इससे आर्थिक विकास उनका रुकता है। मुख्यमंत्री केवल मुख्यमंत्री नहीं है, वो गार्जियन भी हैं, राज्य के अभिभावक भी हैं। तो उनको इस प्रकार के दिशा निर्देश भी देने जरूरी थे, और जिसको पूरे देश ने स्वीकार किया, केवल उत्तर प्रदेश नहीं। चूंकि 800 साल गुलामी रही है, वो थोड़ी थोड़ी डीएनए में आ गई है। इसलिए ये पुनर्जागरण वाला काल है। आपने 5वीं में या 8वीं में या हाई स्कूल या इंटर के बोर्ड में कहीं पर भी महाभारत है सिलेबस में? रामायण है क्या? रामचरितमानस है क्या? गीता जी हैं कोर्स में? वेद कोर्स में है क्या? तो रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद, ऋचाएं, ये हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। शुरू में पाठ्यक्रम किसने बनाया? देश की आजादी के साथ कांग्रेस को सरकार मिली और नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने, तो नेहरू जी पर पश्चिमीकरण का पूरा प्रभाव था और मुस्लिम तुष्टीकरण का भी, और कश्मीर में पैदा होने की वजह से जिस वातावरण में वो बड़े हुए हैं उन पर उसका इम्पैक्ट रहा। अगर ये हमारे शंकराचार, आचार, धर्माचार ये ना हो, तो जो सिलेबस में होता है वो एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ना मैंडेटरी होता है, और जो सिलेबस में नहीं होता है वो ऑब्लिगेटरी होता है। बहुत तेजी के साथ पश्चिम की सभ्यता इतनी आ गई है कि हमारे बच्चे मिक्की माउस जानते हैं, टॉम जेरी को जानते हैं, हैरी पॉटर को जानते हैं, और जब पूछा जाए कि लव कुश कौन है तो गूगल करते हैं। अगर उनसे पूछा जाए राम जी की माता जी कौशल्या थी या कैकेयी थी या सुमित्रा थी, तो नहीं होता है। तो ये जो हमारे कथावाचक हैं, धर्माचार हैं, शंकराचार्य हैं, आचार्य हैं, ये भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, उपनिषद, ऋचाएं, भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक,
परंपराएं, रीत रिवाज को अक्षुण्ण ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। तो मैं तो इनका हमेशा स्वागत करता हूँ। और हमारे यहाँ रिश्ते भी यही रहे हैं। हम राजा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जितने राजा होते थे उतने ही लगभग एमपी होते हैं। हम लोग तो सेवक लोग हैं, बल्कि चौकीदार भी हैं। लेकिन राजा बैठा होता था, पता चला संत आ रहे हैं तो नंगे पांव भागता था और स्वागत करता था। और इन आचार्यों के, शिक्षकों के ये रिलेशन थे कि कहा जा सकता था कि महाराज हस्तिनापुर में आके पढ़ाओ, तो द्रोणाचार्य जी के यहाँ जाना पड़ता था। 16 कलाओं के कृष्ण जी थे, लेकिन संदीपनी ऋषि से पढ़ने के लिए मथुरा से बहुत ज्यादा 500-700 किलोमीटर उज्जैनी को उनको जाना पड़ा। महाराजा राजा संत आते हैं, विश्वामित्र, अरे बच्चे दो अपने, क्या करना है? अरे इनसे खरदूषण मरवाने हैं, ताड़का मरवानी है। अरे मैं खुद चक्रवर्ती राजा हूं, मैं चलूंगा महाराज। नहीं नहीं नहीं। तो एक दूसरी पीढ़ी को भी तैयार किया। तो ये रिश्ते रहे हैं, ये हमारे आचार्यों से, शंकराचार्यों से उस समय के। और ये भारद्वाज जी का देश है, दुर्वासा जी का देश है, ये गौतम ऋषि जी का देश है। हमारे सारे गोत्र हमारे ऋषियों के ऊपर हैं। तो ऐसे कैसे रिश्ता खत्म हो जाएगा? ये हमारे सनातन के गार्जियन है। तो मैं एक सवाल लगातार करता हूं, क्योंकि पहले संत बैठे थे। संतों की सनातन की परिभाषा हो सकता है अलग हो, या हो सकता है आपकी सनातन की परिभाषा अलग हो। तो मैं हर बार मंच से एक बात पूछ लेता हूं, अगर सनातन का, क्योंकि हम कंटिन्यूटी में हैं, वैसे हम भारत निर्माण की बात करेंगे। भारत की निर्माण तभी संभव और अच्छा होगा जब हमारी रूट यानी कि जड़ें मजबूत होंगी। और जड़ें, आपने कहा ना कि पीढ़ी को भी उन्होंने बनाया। चक्रवर्ती राजा वो भी थे, लेकिन उनको ले जाना राम जी को था। तो मेरा सवाल बनता है कि सनातन की शब्द जो है उसकी परिभाषा क्या मानते हैं? नहीं, सनातन तो वसुंधैव कुटुंबक में, अतिथि देवो भव में, सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया में विश्वास करता है। लेकिन देश काल परिस्थितियों के अनुसार, अब ये कलयुग है, ये सतयुग द्वापर उत्तरेता तो है नहीं है। तो देश काल परिस्थितियों के अनुसार संविधान में यदि ढेर सारे संशोधन हुए हैं, तो सनातन भी अपने दर्शन में देश काल परिस्थितियों के अनुसार कुछ, सनातन भी अपने दर्शन में कुछ परिवर्तन चाहेगा या हो चुका है परिवर्तन? हो रहा है, अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये आत्मा से निकला हुआ एक वाक्य है। लेकिन लोगों को प्रयास करना चाहिए, राष्ट्र निर्माण में लोगों को भी प्रयास करना चाहिए। सनातन की मुंह परिभाषा, खाए तो आंखें झुकनी चाहिए। आयुष्मान कार्ड से 5 लाख का इलाज हो तो प्रधानमंत्री को आयुष्मान भव कहना चाहिए। आंधी बरसात तूफान में जो बाहर छप्पर और खपरेल में सोते थे, आज उनके पास आवास है, तो उन्हें थोड़ी कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। नंबर 2 बात है, ये परम पूज्य बोधसत्व भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में लिखा नहीं था कि 2014 में जो भी सरकार आए उसको शौचालय या आवास या आयुष्मान या किसान सम्मान निधि देनी ही पड़ेगी। ये ऑब्लिगेटरी योजना है, ये मैंडेटरी नहीं है। ये मैंडेटरी थी तो फिर नेहरू जी से लेके बाकी प्रधानमंत्रियों ने संविधान की उपेक्षा की है। तो आपका कहना यह है कि सनातन परिवर्तन होना चाहिए, सनातन की परिभाषा में परिवर्तन होना चाहिए? सनातन की कोई परिभाषा ही नहीं है। अच्छा, मौके की परिभाषा है। ये हम पीढ़ी दर पीढ़ी, जो इसका कोई संविधान की तरह अध्यादेश नहीं है, लेकिन जो दर्शन है, सबको लेके चलना, किसी को हार्म नहीं करना, किसी को हत्या नहीं करना, किसी का शोषण नहीं करना। लेकिन गांधी जी ने भी ये कहा था कि यदि हिंसा और कायरता में से मुझे एक चुनना होगा तो मैं फिर हिंसा चुनूंगा। एक तरफ ये भी कहा था कि आपके गाल पे कोई एक तरफ थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल कर दो, लेकिन ये भी कहा था कि हिंसा और कायरता में से एक चुनना होगा तो फिर मैं हिंसा को चुनूंगा, कायरता को नहीं चुनूंगा। लगातार पिछले चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में, मैंने एक शब्द अभी थोड़ी देर पहले आपसे सवाल भी किया। इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करवाऊंगा आपसे, क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि जब हिंदू राष्ट्र है, या कहें कि भारत है, जहां हिंदुओं की जनसंख्या 100 करोड़ है, जैसा कि
परम पूजनीय गुरु जी ने भी कहा। सवाल मेरा यह है कि क्या इसकी परिभाषा क्या है, मेरे को समझाइएगा। राजनीतिक परिभाषा क्या है कि कटोगे वो बटोगे तो कटोगे, क्या राजनीतिक परिभाषा समझने की कोशिश करना चाहते हैं? ये तो एक हम सबका अनुभव, मैंने जहां से शुरुआत की कि यदि खेत बटेंगे तो आर्थिक रूप से कटेंगे। तो जब ये भी देखना पड़ेगा कि अगर ध्रुवीकरण कहीं हो रहा है तो फिर ध्रुवीकरण अपने आप हो जाता है। ये एक्शन का रिएक्शन है। 2017 में जब बहुमत की सरकार बनी थी तो अब कहा था कि अब बटेंगे तो कटेंगे। 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, 19 में बनी, 22 में बनी। लेकिन जब विपक्ष के लोग, इंडी गठबंधन के लोग के सारे बयान केवल ध्रुवीकरण की तरफ होते हैं तो फिर सोचना पड़ता है। इसका फायदा मिला? कल्याणकारी योजनाओं का ज्यादा लाभ मिला है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा लाभ मिला है। प्रधानमंत्री की, अगर इस देश में एक बड़ी बात कहने जा रहा हूं मैं, और मैं आपसे उम्मीद भी करता हूं खुल के बात करें। हाँ, यदि इस देश में जातवाद ना होता और उससे और थोड़े नीचे गोत्रवाद ना होता और अपने अपनी जाति नेताओं के खूंटे से बंधे हुए लोग ना होते और कट्टर धार्मिक अल्पसंख्यक की कट्टरता ना होती और मोदी जी की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी केवल वोट देते हैं तो देश में सारे भारतीय जनता पार्टी के एमपी और एमएलए जीत जाएंगे। मैं फिर पीछे जाता हूं कि ये संवैधानिक अगर योजना होती तो कोई एहसान नहीं है। तो मैं फिर जानना चाहता हूं विपक्ष से कि माननीय संविधान के किस अनुच्छेद के किस पन्ने के किस पैराग्राफ में लिखा है कि 2014 में कोई भी सरकार आएगी या हमारा कर्तव्य है केंद्र का कि वो शौचालय बनाए, इस्तेमाल करना उनका अधिकार है। 5 किलो गेहूं चावल देना हमारा कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है और उनका फंडामेंटल राइट है उसको खाने का। या आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड बनाना हमारा कर्तव्य है, इलाज कराना आपका अधिकार है। इस मंच के बराबर जमीन है तो किसान सम्मान निधि 6,000 आ रहे हैं, फसल हो रही हो या ना हो रही हो, आदि आदि। फिर बुजुर्गों का, मैं तो कहता हूं कि मोदी जी से बड़ा श्रवण कुमार कौन होगा कि 70 साल का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो टाटा हो, बिरला हो, डालमिया हो, अडानी हो, अंबानी हो या खुद प्रधानमंत्री हो, अगर उनकी 70 साल उम्र है तो आर्थिक कोई आधार नहीं है और SC ST OBC का कोई आधार नहीं है। केवल 70 साल का हो जाएगा तो उसको 5 लाख रुपए प्रति साल का एक आयुष्मान का बीमा मिलेगा। और 1970 की अगर कार को आप वर्कशॉप ले जाएंगे तो काम कराना ही पड़ेगा। 70 साल का व्यक्ति कोई भी अगर पैथोलॉजिकल टेस्ट करेगा तो एक बीमारी में जाएगा, 2 और लेके आएगा। तो क्या ये बात है? बड़ा काम हुआ ये जी। तो क्या इसमें धर्म देखा गया? जस्टिफाइड कर दिया ना, सबका साथ सबका विकास। सब क्या इसमें पार्टी देखी गई? क्या इसमें जात देखी गई? क्या इसमें SC BC OBC और ट्राइबल देखा गया? क्या इसमें सैनिकों का, भूतपूर्व सैनिक या दिव्यांगों का प्रमाण पत्र देखा गया है? इससे ज्यादा और देश के सभी लोगों को साथ ले चलने का उदाहरण मोदी जी जो दे रहे हैं वो उससे और ज्यादा क्या हो सकता है? क्योंकि ये कार्यक्रम है जिस मंच पर आप मौजूद हैं, इसका नाम है भारत निर्माण। तो भारत निर्माण में साधुओं से बात की, संतों से बात की, बिजनेसमैन भी बैठे हुए हैं। आप शिक्षण संस्थान से, सचिन जी आपका स्वागत है, और सभी लोग अलग अलग उससे बैठे हो, आप राजनीति से बैठे हुए हैं। तो भारत निर्माण की जब बात आती है, कितना मानते हैं कि विकास जो शब्द है वो परिपूर्ण है किसी भी एक, चाहे देश हो, चाहे एक कोई जिला हो, चाहे छोटी सी विधानसभा हो, कितना परिपूर्ण है विकास? क्या विकास के नाम पर आपको वो रिफ्लेक्शन मिलेगा जनता की तरफ से या नहीं, या कुछ और ऐसे नारों की आवश्यकता पड़ेगी? रिफ्लेक्शन मिले या ना मिले, वोट पड़े या ना पड़े, सरकार बने या ना बने, लेकिन वेलफेयर स्टेट होनी चाहिए। जैसे अलियाबाई होलकर का बारे में आज भी निर्विवाद है कि कल्याणकारी रास्ता, 12,776 मंदिरों का, टूटे हुए मंदिरों का निर्माण कराया।
जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं चावल लेने के लिए लाइन में लग रहे हों, मात्र 12,000 शौचालय के लेने के लिए प्रधान के घर रोज जाते हों, केवल 1,20,000 का ग्रामीण आवास जितने में पैसे वालों का वॉश बेसिन आता है उतने के लिए वो खुश होते हों, 1,000 रुपए की विधवा दिव्यांग विकलांग पेंशन की वाट जोहती हूँ। एक महिला ने मेरे से कहा क्षेत्र में घूमते हुए कि रुको जरा, आपको रुक के जाना पड़ेगा। मैं थोड़ा जल्दी में था। तो जब कोई आदमी 7 बार जीत जाता है ना, तो वो एक्सियन नहीं रहता है, सड़क, स्कूल, बिजली, पानी का, नाली, फिर वो गार्जियन हो जाता है। तो आजकल मैं आगरा लोकसभा का या तो भाई हूँ या बेटा हूँ या भतीजा हूँ, कुछ का चाचा भी हूँ और अब कुछ का दादा भी हो गया। तो वो अधिकार होता है। तो घर में अंदर गई, गरीबों के घर में घी भी नहीं होता है, तो सरसों के तेल से दीपक जला करके आरती, यूपी में आरती बारती नहीं होती है, यहाँ वोट मिल जाए ये बहुत बड़ी बात होती है। क्यों इतनी खुश हो रही हो? प्रधानमंत्री ने आवास दिया है, मैंने एक जगह और भी कहा। तो क्या बड़ा काम हो गया? बोले मैं छप्पर में सोती थी बाहर, कपड़े ऊपर नीचे होने का भी डर लगता था और आधा गांव शराबी हो चुका है। अब जब से मोदी जी ने मुझे 1,20,000 का मकान दिया है, मैं कुंडी बंद करके झिक के सोती हूँ। तो ये जरूरी है अभी सब, वोट पड़े या ना पड़े। ऐसी एक वृद्धा ने कहा कि मोदी जी के साथ बहुत दिखाई पड़ते हो आप। तो मैंने कहा वो पार्लियामेंट में दिखते होंगे। तो कहा उनको राम राम कहना। किस बात के लिए? बोले मेरी वृद्धावस्था पेंशन, नहीं विधवा पेंशन थी, मेरी विधवा पेंशन जब आती है उसके 4 दिन पहले से मेरी बहू मेरे पैर दबाने शुरू कर देती है। कभी 1,000 रुपए का महत्व, हम तो खैर गांव में पैदा हुए, लेकिन इतना महत्व है 1,20,000 के मकान का, इतनी सोशल सिक्योरिटी है, इतना अंदाज नहीं था। तो मतलब मानते हैं विकास जरूरी है, लेकिन वोट कैसे आएगा? वोट का कोई फार्मूला बताइए ना, कुछ सीक्रेट दीजिए। आपसे उम्मीद नहीं करता मैं कि आप नहीं, वो मेरा सवाल, आपसे उम्मीद ये नहीं करता कि आप सवाल को वहीं तक रोक दें। कृतज्ञ राष्ट्र है ये। 2 कदम चलो, लीडर 2 कदम चलता है तो जनता 4 कदम चलती है। एक थोड़ा और लीडर को सुधार करना पड़ेगा कि मैन टू मैन एंड पीपल टू पीपल कांटेक्ट 5 साल रहना चाहिए। संयोग है कि मेरी 60,000 की लीड बढ़ी है। क्या बात? लगभग कम हुई है सबकी। विकास सबके यहाँ बराबरी होता है, लेकिन ये जो निरंतर संपर्क है, जैसे मैं रात दिल्ली था और शाम को पहुंचना है, तो आज इतवार क्यों? मैं जनता से मिलने के लिए, जो इतवार मेरा रहता है, वो सोमवार को मर्डर हो जाएगा तो थोड़ी मैं कहूंगा कि इतवार को आना। लेकिन अब 2 बजे रात में आया हूं और फिर जाऊंगा शाम को, तो अवॉइड भी कर सकता था संडे। नहीं, अवॉइड नहीं करना है। जब एक कमिटमेंट है, आने वाला समय छवि का आने वाला है, क्वालिटी का आने वाला है। पेठा लाना फिर क्यों कहते हैं लोग पंछी का लाना? तो बस यही कहना चाहूंगा कि अगर हमारे कुछ लोग हारते हैं तो उसके पीछे उनका निजी कारण है, उसमें मोदी जी और योगी जी की कोई गलती नहीं होती है। तो निरंतर संपर्क भी रहना चाहिए। अगर राजनेताओं की नजीर की बात की जाए तो देश में आपकी राजनेता की नजीर कौन सी है? नहीं, सभी से अच्छी अच्छी चीजें मैंने ली हैं। किसी से समतामूलक समाज की परिकल्पना की है, तो किसी से गैर बराबरी ली है, तो किसी से अंत्योदय के उदाहरण अपने जीवन में उतारते हैं। तो सभी जगह जहां से अच्छा होता है, जैसे जो भी मैं अभी सिक्किम से आ रहा हूँ, महाराष्ट्र में रहा, आखिर 3 बार कैसे जीते, आखिर 4 बार कैसे कोई जीते, तो सबसे कुछ ना कुछ अच्छी लेते हैं, उसकी नकल करने का प्रयास करता हूँ। राजनेता पर क्रोध कैसा लगता है आपको? क्रोध शब्द, राजनेता अगर क्रोधित हो तो वो नेता ठीक है या खराब, अच्छा? हाँ। क्योंकि ये घटना जोड़कर मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं क्रोध भी जरूरी है, वीर का आभूषण है। तो राजनीति में थोड़ी वीरता भी रहनी चाहिए। इस देश की जनता अपराध क्रिमिनल को पसंद नहीं करती है, लेकिन हेकड़ को पसंद करती है, और ब्यूरोक्रेसी के लिए थोड़ी हेकड़ी जरूरी है। 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है। आप आगरा से हैं, आगरा से सांसद हैं, केंद्र में बैठते हैं, वो अलग बात है, लेकिन मूल यही है, प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव होने वाला है। क्या मानते हैं इस बार
मुंबई को भी क्रॉस कर देंगे, 288 में से इतनी सीटें आई, तो उत्तर प्रदेश में कितना मानते हैं आप? कहां कहां आंकड़ा दिखाई देगा आपका? इट इज टू अर्ली। टू अर्ली। अभी कहना बहुत है, और मैं बहुत ऐसी जुमलेबाजी नहीं करता कभी। इट इज टू अर्ली। लेकिन मैंने फिर कहा कि 27 में वोट डालने से पहले जो 9 वोटर बने हैं, क्योंकि अखिलेश यादव 12 से बाहर हैं, तो 27 का मतलब नहीं, 17 से बाहर हैं। 17, 10, 27, 10 साल हो जाएंगे। तो जो 8 साल का बच्चा था वो 18 का हो जाएगा। 8 साल का बच्चा 18 का हो जाएगा, और उनकी वोटरों की संख्या बहुत ज्यादा होगी। तो उनके गार्जियन से मैं कहना चाहूंगा कि जरूर 12 से 17 की सरकार का वर्णन जरूर करें अपने बच्चे से वोट जाते हुए, कि बच्चा जब तक 12 से 17 में स्कूल से घर नहीं आ जाता था, माँ दरवाजे पे खड़ी रहती थी, कहीं उसकी पकड़ तो नहीं हो गई। ये जरूर गार्जियन बताएं। व्यापारी अपने नियत समय से बाजार बंद करके किन्हीं कारणों से लेट हो जाता था, तो पत्नी सोचती थी थैला तो नहीं छिन गया, गोली तो नहीं लग गई। और जैसी सरकार आई थी, लोग अपनी छुट्टियां लेकर के आए और अपने खाली प्लॉटों पे बाउंड्री करानी शुरू कर दी थी। बेटी यहां से मेरी ही लखनऊ जाती थी, एमबीबीएस कर रही थी, तो 10 बार पूछना पड़ता था, अब कहां पहुंचे, अब कहां पहुंचे, अब कहां पहुंचे, अब कहां पहुंचे। लास्ट में जब तक अपने रूम के अंदर नहीं आ जाती थी तो चिंता रहती थी बताना। आज बेटी लखनऊ जा रही है तो ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था तो योगी आदित्यनाथ का ये उत्तर प्रदेश का कार्यकाल, ये कानून व्यवस्था का स्वर्ण युग चल रहा है। तो ये एक नया वोटर आएगा बहुत बड़ी संख्या में, और उसने वो देखा नहीं है जमीनों पर कब्जे, अपहरण, मुख्यमंत्री द्वारा भेजे जाने वाली सूची, एक जाति विशेष के लोगों का पुलिस में भयंकर भर्ती, सब अच्छी नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद की पोस्टिंगों पर एक जिले विशेष के लोगों का कब्जा होना, समस्त बालुओं के ठेकेदारी उनके पास होना, समस्त अन्य ठेकेदारियां होना, शस्त्रों का प्रदर्शन होना बहुत ज़्यादा, और सुरक्षित नहीं होना। मैं एक दिन आ रहा था तो गुरु के ताल के सामने 2:30 बजे रात में, अब रिश्ता तो यही होगा, एक 2 महिलाएं एक स्कूटी चला रही थी, एक बैठी थी और शादी से आ रही थी, मधुश्री रिसोर्ट से आ रही थी। मुझे इसलिए कि मैंने शीशा खोला तो कहा मैं बता देना चाहिए परिचय, मैं एसपी सिंह बघेल हूँ। तो उसने कहा कौन नहीं जानता। तो 2:30 बजे कहाँ से आ रही हो, जेवर से लेती हुई? तो उसने कहा मैं शादी से आ रही हूँ। मैंने कहा अभी समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो ना स्कूटी का पता चलता, ना तुम्हारे जेवर का पता चलता। ऐसा दृश्य मैं गुजरात में देखता हूँ, जब गरबा के दौरान गुजरात की बेटियां, बच्चियां सोने चांदी से लदी हुई और स्कूटी पर अपने एक स्थान से दूसरी तरफ जाती हैं। ऐसी लगभग, मैं तो रात का घूमने वाला आदमी हूँ, 3 बजे के आसपास मुझे ये धौलपुर हाउस के सामने एक बेटी कार चलाती हुई, कहाँ जा रहे हैं? वो कॉफी शॉप से आ रहे हैं जीपी की। तो मैंने कहा सारी कॉफी निकल जाती। अब माने अगर कानून व्यवस्था अच्छी है तो भी हमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल जो मैंने आगरा में देखे हैं, ये कानून व्यवस्था के ये बेस्ट एग्जाम्पल। अगर कोई अपराध होता है तो उसमें राजनीतिक लोगों का हाथ नहीं है। यदि कोई अपराध होता है तो मुख्यमंत्री का संरक्षण नहीं है। अपराध होगा तो मुझे लगता है आगरा पुलिस 72 घंटे में सही खोल भी देती है। क्या बात है, आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात कही कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, मान लिया, सुरक्षित है सभी। आजकल महिलाएं रोडों पे जा रही हैं, कोई भी स्कूटी लेकर, कार लेकर कहीं छोड़ देता है, कोई चोरी बोरी का खतरा नहीं है। एसपी सिंह बघेल, भारत निर्माण का जब जिक्र आता है तो क्या मानते हैं कि वो पॉइंट बार क्या 5 चीजें हैं जो एसपी सिंह बघेल भारत निर्माण को लेकर देखते हैं? क्या चीजें हो चुकी हैं और क्या होने वाली हैं? देखो, कल्याणकारी योजना एक तरफ चलेंगी, ये 80 करोड़ बड़ी संख्या है। सड़क पर शौच करती हुई महिला को सब प्रधानमंत्रियों ने देखा, लेकिन मोदी जी ने शौचालय बनाए। छप्पर खपरेल में, टीन में, और शहर में कई बार सीमेंट के पाइप में लोगों को रहते हुए लोगों ने देखा, लेकिन आवास हम लोगों ने बनाई। इलाज के अभाव में खेत बिकते हुए, जेवर बिकते हुए और ब्याज पर पैसा लेकर के इलाज कराते हुए सबने देखा, लेकिन आयुष्मान कार्ड दिया गया। फसल 2 ही होती हैं और नष्ट हो जाती है तो सब नष्ट हो जाता है, लेकिन अब 6-6 हजार साल में आएंगे। कालाहाड़ी का जमाना गया, अब पूरे देश में भूख से कोई नहीं मरेगा। हम सबको मरना है लेकिन इलाज के अभाव में नहीं मरेंगे। लेकिन अब सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, मैं राजनीतिज्ञों से भी कहना चाहूंगा
और हम भी अपना थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं कि सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस, विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन, जात आय प्रमाण पत्र और शादी ब्याह, 13वीं भागवत कथा, रसिया दंगल, कव्वाली, कुआ पूजन, एकादशी के व्रत के उद्यापन में उपस्थिति के साथ साथ अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना पड़ेगा। अब हमें रेलवे की और पटरियां ज़्यादा बने, NHI और ज़्यादा सड़क बनाए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम और आगे आए, आने वाले समय के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए हम हवा कैसी दें, आने वाली पीढ़ी के लिए हम पानी कितना छोड़ के जाएं, आने वाले समय के लिए कितनी शुद्ध ऑक्सीजन रहे। तो एक नए बच्चे जो अब आजकल जागरूक हैं, वो वाटर हार्वेस्टिंग पे बात कर रहे हैं, वो ग्लोबल वार्मिंग पे बात कर रहे हैं, वो ओजोन लेयर पे बात कर रहे हैं, वो ग्रीन गैसेस पे बात कर रहे हैं। तो अब ये बहुत ज़्यादा नहीं चल पाएगा जिस आधार पर राजनीति हुई है। अब लोग विकास भी चाहेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मोदी जी ने नई पीढ़ी को एक जिम्मेदारी दी है और सपना दिखाया है, वो है 2047 में भारत विकसित राष्ट्र हो। मैं यहाँ थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, विकसित राष्ट्र हो, नंबर 1 इकोनॉमी हो, सुपर पावर हो, और कहीं ना कहीं जो राजनीति विश्व की वर्षों रूस और अमेरिका के आसपास घूमी है, वो भारत के आसपास घूमे। उसके लिए जो महाराज जी कह के गए वो भी करना पड़ेगा। उसमें ये भी करना पड़ेगा कि देश इसलिए नहीं जाना जाता है विकसित कि उस पर यूरेनियम कितना है। देश अच्छा इसलिए भी माना जाता है कि उसकी आध्यात्मिक विरासत कैसी है, उनके बच्चों के संस्कार कैसे हैं, वो अपना जो हमारे पुरखे छोड़ के गए हैं उनको हम कितना मेंटेन कर पा रहे हैं। देश इसलिए भी, मैं थोड़ा सा चलना चाहूँगा कि हमें जापानी बच्चों जैसे हमारे बच्चों में फीलिंग आ जाए, जर्मनी के जैसे बच्चों की तरह हमारे बच्चों में भी फीलिंग आए। हमारे बच्चे 1 घंटे राष्ट्र के बारे में भी सोचें और अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें। और होता रहता है, ऐसा तो चलता है, ये हमें शब्द निकालने पड़ेंगे। और क्या 2047 तक मैं रहूंगा? मोदी जी को भगवान बहुत लंबी उम्र दे, लेकिन 47 अभी काफी दूर है। लेकिन जब 15 अगस्त 2047 आए तो भारत एक विकसित राष्ट्र होना चाहिए, सुपर पावर होना चाहिए और विश्व की राजनीति का सिरमौर होना चाहिए। इसकी नींव और इसकी प्रेरणा और इसके संस्कार नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के बच्चों को देने का काम किया है। काम ही नहीं किया है, बल्कि बुनियाद के पत्थर रख दिए हैं। आने वाले समय कोई भी सरकार आए, उसकी राजनीतिक मजबूरी होगी कि हमसे आगे से ऊपर जाए, अगर जरा भी पीछे जाएगा तो पलट दिया जाएगा। एक बहुत बड़ा सवाल आता है, विपक्ष लगातार ये बात कहता है कि सरकार को लेकर बिलीव सिस्टम युवाओं में बड़ा कम है। उसके कई बार एग्जाम्पल आप अगर शेयर मार्केट में बिल्कुल आपको जानकारी होगी, क्योंकि बहुआयामी है, आप लगातार हर चीजों का अध्ययन करते रहते हैं। शेयर मार्केट में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, गिर जाता है। अभी अडानी वाली वो खबर आई, खबर अर्थहीन थी, उसका कोई महत्व तो नहीं था, उसके बाद भी इतना बड़ा ड्रॉप आ गया। तो जो बिलीव सिस्टम है उसके लिए क्या कर रही है सरकारें, और वो निर्माण कार्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बिलीव सिस्टम नहीं होगा तो बहुत सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। अत्यधिक अपेक्षाएं भी दुख का कारण है। बेरोजगार बच्चों को यह भी थोड़ा सोचना चाहिए कि हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं। इंटरव्यू समाप्त होना, आजादी के मैं 3 बड़े काम मानता हूं। एक, हमारी महिलाओं ने जीवन का बहुत बड़ा समय 2 टाइम के पानी लगाने में, 3 मटके लेकर के 4 किलोमीटर जाना फिर आना। देश में राजस्थान भी है, हमें उसका भी ख्याल। हम अंडरग्राउंड वाटर पीते रहे, जैसा भी था, ओपन कुएं का पानी पीते रहे, खेचू का पानी पीते रहे। 90% बीमारियां पानी, तो घर में नल, नल में जल, और आगरा में गंगा जल, ये थोड़ा और एक्स्ट्रा है। दूसरी बात, एक फसल होती है या वो भी नहीं होती है, मैक्सिमम 2 होती हैं, और वो ज्यादा वर्षा से, कम वर्षा से, ओले से, पाले से, कोहरे से, जंगली गायों, नील गायों से अथवा गायों से नष्ट हो जाती है। तो क्या करेगा वो? सरकारी नौकरी थोड़े कि 1 तारीख को तनख्वाह आनी है। तो ये किसान सम्मान निधि और इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड। लेकिन सब ये मैं बहुत मानता हूं कि इंटरव्यू समाप्त करना मैं बहुत बड़ी बात मानता हूं, क्योंकि बेरोजगारी पे मैंने निबंध 5वीं में भी लिखा था और मैंने हाई स्कूल में भी लिखा था और 12th में भी लिखा था। राइजिंग प्राइसेस इन इंडिया
एंड अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया, ये निबंध हमेशा रहते ही हैं। लेकिन नौकरियों में हक नहीं मानना चाहिए। इंटरव्यू लेने के लिए नहीं होते थे, निकालने के लिए होते थे। लेना है तो आगरा की स्पेलिंग और नहीं लेना है तो चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग पूछी जाती थी, वीडियोग्राफी होती ही नहीं थी। तो इंटरव्यू समाप्त करना एक बहुत बड़ी बात है। तो बच्चों को थोड़ा सा, अगर आज भी प्रतियोगिता दर्पण, प्रगत मंजूषा, कंपटीशन मास्टर, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, खन्ना वर्मा की किताब, हिंदी के अखबार और आपकी न्यूज को अगर 7-8 घंटे देख लें और पढ़ लें तो बिना इंटरव्यू वाली क्लास 3 और क्लास 4 की नौकरी उनके घर का दरवाजा खटखटा रही है। वो खोल नहीं रहे क्योंकि पढ़ नहीं रहे। आरोप लगते हैं लगातार कि आप कहते हो कि हमने सभी को राशन की लाइनों में आपने लोगों को खड़ा कर दिया जहां इंटरव्यू की लाइनों में होना चाहिए था। तो ये रेवड़ियां कल्चर खत्म होगा, क्योंकि निर्माण की बात कर रहे हैं और एक सही व्यक्ति से कर रहा हूं क्योंकि वो बेबाकी के लिए जाना जाता है। लोगों को धार्मिक आधार पर तुष्टीकरण बंद करना चाहिए। एक धर्म विशेष के लोगों के तुष्टीकरण में 70 साल निकल गए और वो भी अब इस लायक नहीं रहे हैं कि वो देश की सरकार बना सके। उससे क्या होता है, देश का नुकसान हो रहा है। ये एक आध घटनाएं होती हैं, ये विश्व के मानक पटल पर हमें शर्मिंदगी पैदा करती हैं। तो जब प्रधानमंत्री ने कह ही दिया है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो ये आने वाले 20-25 साल हमें राष्ट्र निर्माण में लगाना चाहिए। केंद्र की सरकार, राज्य की सरकारों को हेल्थ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एजुकेशन पर, रेलवे पर, NHI पर आदि पर हमें लगाना है, इसरो पर हमें लगाना है। लेकिन देश के लोगों को एक खूबसूरत गुलदस्ता बना करके रहना चाहिए। खूबसूरत गुलदस्ता वो होता है जिसमें हर रंग का फूल हो, हर किस्म का फूल हो, हर प्रकार की खुशबू का फूल हो। 100 करोड़ की जनसंख्या को मान लीजिए, SP सिंह बघेल हमारे साथ हैं, 100 करोड़ की जनसंख्या का एक देश है, उसको डेवलप करने में कितना मानते हैं समय? कोई एक सीमा होगी। आपने 47 का नारा दिया कि 2047 में हम ये होंगे। 11 साल तो आपने बिता ही दिए हैं ना लगभग। नहीं तो 11 साल में आधा रास्ता भी तो तय किया है। 11 साल में वहां थोड़े, जहां 14 में खड़े थे लाइनें राशन की दुकानें में आज भी हैं और बड़ी हैं। देखिए, कभी भी अभी विकसित राष्ट्र नहीं है, अभी विकासशील राष्ट्र है। तो विकासशील राष्ट्र में ये सारे काम हमें करने पड़ेंगे। लेकिन एक तरफ मैंने बताया ना कि एक तरफ हमें गरीबी कल्याणकारी योजना पे भी देखना है, तो एक तरफ हमें मुद्रास्फीति भी देखनी है, एक तरफ GDP भी देखनी है, एक तरफ विश्व की दौड़ में कहीं पीछे ना हो जाए। तो जब भाषण देते हैं पहली बार, अब मैं 10 साल का, कल मैं सिक्किम में था, मछली उत्पादन दोगुना 10 साल में हो गया जो 65 साल में नहीं हुआ। भारत दूध की नदियों का देश था, 32 ग्राम हिस्से में दूध आता था। हमारे बचपन में कहा जाता था कि सोमवार को ये भाई पिएगा, मंगल को फलाने को मिलेगा, बुध को फलाने को मिलेगा। आज 449 ग्राम दूध प्रति बच्चे के हिस्से में आ रहा है। एक तरफ गाय को लेकर के हम घुमा करते थे कि उसको गर्भ धारण कराने के लिए रस्सी पकड़ के, आज कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा सेक्स सर्टिफिकेट टेलीफोन करने पर हो रहा है। तो क्यों नहीं, ये 10 साल में ही तो सारा कुछ हुआ है ना। अब मैं बहुत आंकड़ेबाज नेता नहीं हूँ कि UPA प्रतिदिन कितने किलोमीटर बना रही थी, NDA कितने बना रही, वो रेल कितने। लेकिन आगरा में वंदे भारत चल रही है ना 4, एक खजुराहो जा रही है वो आगरा रुक रही है, एक भोपाल जा रही है वो आगरा रुक रही है, 2 आगरा से ही चल रही है जो पर्यटक राजधानी, धार्मिक राजधानी को जोड़ रही है काशी को, एक उदयपुर जा रही है, गतिमान चली हुई है, शताब्दियां यहाँ रुकी हैं। तो ये वंदे भारत कंसेप्ट वो क्यों नहीं लाए? शताब्दी चला करके फिर रुक गए थे, सो गए थे, तो उसके बाद गतिमान आई, उसके बाद वंदे भारत आ रही है। तो मेरी बेटी को जो बनारस जाना था, टुंडा से ट्रेन पकड़ सकती थी, नहीं पापा वंदे भारत में जाना है, तब तक ये नहीं चली, तो पहले दिल्ली गई, तो ये वंदे भारत उसको दिल्ली लेके गई कि देखेंगे रिक्लाइन सीट हैं, चारों तरफ घूमती हैं। तो विकास तो हो ही रहा ना, चांद पे तो पहुंच गए ना। लाइनें तो वही हैं। मैंने बताया ना कि ब्रेकिंग न्यूज नहीं बना पाओगे मेरे से, लाइन रहेगी, लेकिन पासपोर्ट के लिए लाइन लग रही है। बोलिए, आयुष्मान कार्ड ऑनलाइन हो रहा है, लाइन लग रही है। रेलवे रिजर्वेशन के लिए लाइन लग रही है। लाइन में लगना हमारा स्वभाव था। हम मान के चलते थे कि रेलवे रिजर्वेशन की विंडो पर हमें 1 घंटे खड़ा होना पड़ेगा, पासपोर्ट के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। अब ऑनलाइन हो रहा है सब,
तो लाइन जरूरी है, इसका मतलब आपका कहना है कि लाइनें जरूरी हैं। लाइन में तो खाना भी खाना चाहिए, तो लाइन में लग के ही खाना चाहिए शादी में, ना कि ओवरटेक करके खाना चाहिए। ओके, लाइनें जरूरी हैं, मतलब खाना भी लाइन से खाना चाहिए और लाइनें लगे तो सकारात्मक विकास लाइनें- दिखती, सकारात्मक बड़ी रहती। सकारात्मक कामों के लिए लाइन लगे और अपने 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 बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अच्छा, चलिए, क्योंकि राजनीतिक बात हो ही रही है लगातार, मैं ये चाहूंगा कि एसपी सिंह बघेल की निगाह में निर्माण की कौन सी चीजें हैं जो अभी होनी बकाया हैं या होने वाली हैं और होना चाहिए। इंफ्रा की बात करी आपने। देखिए, विकास है, इसकी संपूर्ण परिभाषा कोई मॉडल है ही नहीं आज तक। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं पहली बार 27 साल पहले एमपी बना तो ट्रैक्टर भर के आते थे कि बेटी की शादी है, बस नहीं आ पाएगी तो मिट्टी डलवा दो। अब ये विकास देखिए, तो मैं कहता था 100 मीटर बनाऊंगा लेकिन पक्की बनाऊंगा। फिर इसके बाद लोग आए कि पत्थर का, ईंट का खरंजा बनाओ, गायब हो गया। फिर आए पत्थर का डलवाओ, फिर कहने लगे काली सड़क बनाओ, फिर आजकल कहते हैं सीसी और टाइल्स। तो विकास हुआ ना, विकास हुआ। और अब आगे तो विकास, और फिर क्या होता है कि विकास की कोई संपूर्ण परिभाषा नहीं है। जिसके लिए जो जरूरत है उसके लिए वो विकास है। जैसे प्राइमरी स्कूल, उसके उद्घाटन में हम गए, साहब जूनियर बनाइएगा, जूनियर के उद्घाटन में गए, हाई स्कूल बनाइएगा। ये सब कुछ गांव के उदाहरण दूं, हमारे 27 साल बहुत होता था। हाई स्कूल का उद्घाटन किया, इंटर बनाइएगा, इंटर का उद्घाटन किया, डिग्री कॉलेज बनाइएगा, डिग्री कॉलेज में गए तो साइंस खुलवाइएगा। तो क्या गलत मांग रहे हैं वो? प्रधान हमारे सामने आता है, हम माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के सामने जाते हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के सामने जाते हैं, कई बार प्रधानमंत्री इंटरनेशनल मॉनिटर फंड और विश्व बैंक को आमंत्रित करते हैं। तो विकास की कोई संपूर्ण चीज नहीं है कि ये संपूर्ण अब हो गया है। हमारी अपेक्षाएं और देश काल परिस्थितियों के अनुसार हम थोड़ी और सुविधा मांगेंगे, तो वो तो जरूरी है। क्योंकि नारे लगातार दिए जाते हैं, क्योंकि बात राजनीति की आती है तो नारे नहीं हो तो वो पॉसिबल नहीं है कि आगे बढ़ा जा सके। कोई ना कोई एक नारा जरूर निकाला जाता है। नहीं, नारे कोई आज से थोड़े लगे हैं। जय जवान जय किसान कहा गया था, गरीबी हटाओ कहा गया था, नारे ने तो सरकार बना दी थी। एक, मैं छोटा था तो एक नारा आया था, गरीबी हटाओ। उस समय ज्यादा गरीब थे, जब 80 करोड़ तो आज भी हैं। तो देश के गरीबों ने ये सोचा, हमारे गांव में भी एक छोटी सी पंचायत हुई, कहा भाई इंदिरा गांधी ने वादा किया गरीबी हटाओ, तो अब एक वोट गाय बछड़े पर डालो जिससे गरीबी हट जाएगी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया लेकिन खाते नहीं खुलवाए। जीरो बैलेंस में जनधन खाता 55 करोड़ लोगों के मोदी जी ने खुलवाए। तो इसीलिए राजीव गांधी ने कहा था जब तक खाते नहीं थे कि वो 1 रुपए, बहुत इनोसेंट प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन यहाँ काट मत देना, इनकॉम्पिटेंट भी थे। इनोसेंट ये थे कि स्वीकार कर लिया कि मैं 1 रुपया बेचता हूं तो 15 पैसे पहुंचते। इनकॉम्पिटेंट यूं थे कि जब देश के प्रधानमंत्री को पता ही चल गया था कि मेरा 15 रुपए नीचे जा रहा है 100 में, बीच में कमीशन खोरी हो रही है, तो क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव रोकेगा? मोदी जी ने केवल एक काम किया कि जीरो बैलेंस में खाते खोले, तो रात रात भर बैंक वाले 14 में जगे। राहुल गांधी का एक बयान आया कि चवन्नी डाल नहीं रहे जीरो बैलेंस में, तो मैंने कहा नहीं, तुम ट्यूबलाइट हो, तुम्हें बाद में समझ में आती है। ये मैंने बयान दिया था, हालांकि मेरी हैसियत उनको देने के लिए नहीं थी, लेकिन आप लोग मुझे घेरते हैं तो मुझे कहना पड़ता है। उसमें पीछे से विधवा पेंशन आई, उसमें पीछे से विकलांग पेंशन आई, उसमें वृद्धावस्था पेंशन आई, उसमें शौचालय की किस्त आई, उसमें आवास की 3 किस्त आई, उसमें किसान सम्मान निधि पूरे आए। अब यहाँ किसान बैठे नहीं है, वरना मैं पूछता कि किसान सम्मान निधि के जो 2000 आते हैं वो पूरे आते हैं या 1999 आते हैं? तो पूरे 2000 आते हैं। अब कल्पना कराता हूं कि ये किसान सम्मान निधि या विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन यदि एडीओ, बीडीओ, सीडीओ, डीडीओ, जिला कृषि अधिकारी को बांटने की पावर दी जाए तो क्या बट पाएगी टाइम पे? और बट पाएगी तो पूरे 2000 जाएंगे क्या? अगर हम बेईमान हैं तो 100 का नोट उसमें से गायब होगा। इसका जरा भी महिमा मंडन नहीं हुआ है कि ये डीबीटी शताब्दी का मुझे सबसे अच्छा शब्द लगता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। दिल्ली से बटन दबी 2000 की, पूरे 2000 आए। आज भी अगर ये पावर दे दी जाए तो फिर राजनीतिज्ञ भी कहेगा अबे 85% अकेले नहीं खाने दूंगा। तो सोचो कि 60 साल क्या हुआ इस देश में कि बंदरबाट ठीक से हुई है। तो ये एक बड़ा काम हुआ है डीबीटी के। एक रैपिड राउंड खेलते हैं क्योंकि आनंद भी आएगा। मैं एक नाम लूंगा, जो भी आपके दिमाग में उस नाम को लेकर आए वो आपको तुरंत बोलना है। रेडी? एक नाम लूंगा, किसी का भी नाम यार लूंगा। इतना इंटेलिजेंट मुझे मत मानो करो।
नहीं नहीं, आप कर सकते हो, मुझे पता है। तो मैं नाम लूंगा, आपको इंस्टेंट जवाब देना है। उसके लिए क्या है आपकी मन में क्या है, आपको बोलना है। शुरू करूं? नरेंद्र मोदी, वैश्विक लीडर, योगी आदित्यनाथ, कानून व्यवस्था का उत्तर प्रदेश का जनक, साधु, बहुत ज्यादा सम्मान, राहुल गांधी, संस्कार गलत हुए, भारत को नहीं समझ पाए। लुटियन जोन में रहने वाला आदमी कभी भारत को समझ नहीं सकता। अखिलेश यादव, जातवादी नेता, मुलायम सिंह यादव, धरती पुत्र, धरती पुत्र के घर में ट्विटर पुत्र। बहुत। उत्तर प्रदेश, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है, चाहे राजनीतिक चाहे विकास का। उत्तर प्रदेश आगे तो देश आगे, उत्तर प्रदेश पीछे तो देश पीछे। उत्तर प्रदेश के आंकड़े अच्छे होते हैं तो राष्ट्रीय आंकड़े अच्छे हो जाते हैं। भारत, दुनिया से सबसे प्यारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये क्या होता है कि इंस्टेंट जवाब देना भी बहुत बड़ी कला होती है। कभी कभी उक चूक हो जाता है, हमें सवाल में उक चूक हो जाना होता है। आप जवाब में रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्योंकि सार्थक, आज तबीयत थोड़ी नासाज दिखी, वरना एनर्जी का लेवल कुछ और होता है आपका। और हम दोनों की एनर्जी कभी कभी जब मिलती है तो मंच पे अलग तरीके का एक रंग खिलता है। मैं दिमाग से अपने घर बैठा हूँ, बहुत 600-700 लोग बैठे हैं। मैं समझ सकता हूं, आपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और आप मेरे कहने पर यहाँ आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।